किसी ने सच कहा है, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती और कभी-कभी तो जीवन में मुश्किलें इतनी ज्यादा होती है कि इंसान जीने की सारी उम्मीद ही छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही राधा और सूरज के साथ भी हुआ। गरीबी इनके लिए अभिशाप बन गई। राधा के पिता का देहांत हो जाने के बाद उसके चाचा चरणजीत ने राधा और उनके छोटे भाई सूरज को घर से निकाल दिया। बेचारी अकेली लड़की करती भी क्या। वो अपने छोटे भाई सूरज को लेकर दूर चले गई और शहर के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। राधा के पास अपने पिता की आखिरी निशानी के रूप में एक चेन थी और थोड़े बहुत रुपए थे। इन्हीं रुपयों से उसने सूरज का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया और उसकी पढ़ाई के लिए दिन रात लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो जैसे तैसे मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ती थी और सूरज के स्कूल की फीस जमा करती थी। एक दिन सूरज जब स्कूल से वापस आता है तो वो बहुत उदास था। क्या बात है सूरज, आज इतना उदास क्यों हो? राधा की आवाज सुनते ही सूरज की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। क्या बात है भाई, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी, स्कूल में सारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं और टिफिन में रोज खाना भी लाते हैं। वो सब मुझे दिखा दिखा कर चिढ़ाते हैं और हंसकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं भाई, आज हमारे दिन खराब है इसीलिए लोग हम पर हंस रहे हैं, लेकिन हमें किसी की फिजूल की बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो बस मेहनत करनी है और आगे बढ़ते रहना है। ये लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। अच्छा चलो, अब हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। दीदी, आप भी आइए, कुछ खा लीजिए। सूरज, मैंने अभी अभी खाना खाया है, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, तुम खा लो। दीदी, आप भी ना, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है। आइए, थोड़ा सा खा लीजिए। इसके बाद दोनों भाई बहन साथ खाना खाने लगते हैं, लेकिन राधा थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही उठ जाती है और अपने काम पर चली जाती है। एक दिन जब सूरज को स्कूल से वापस आने में देर होने लगी तो राधा परेशान हो गई। वो स्कूल से वापस आने वाले बच्चों से सूरज के बारे में पूछने लगी, लेकिन किसी भी बच्चे को सूरज के बारे में कुछ नहीं पता था। अब राधा से रहा नहीं गया और वो सूरज का पता लगाने के लिए भी भागते हुए स्कूल चली गई। स्कूल के सभी बच्चे लगभग जा चुके थे। चौकीदार भी स्कूल का गेट बंद कर रहा था। चाचा, चाचा, क्या आपने मेरे सूरज को कहीं देखा है? नहीं बेटी, यहाँ तो सभी बच्चे घर चले गए हैं। लेकिन चाचा, मेरा सूरज अभी तक घर वापस नहीं आया है। ठीक है, जाओ एक बार अंदर जाकर देख लो बेटी। राधा भागकर स्कूल के सभी कमरों में सूरज को ढूंढने लगती है। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो बहुत डर गई। उसने देखा कि सूरज स्कूल के कमरे में एक टेबल पर लेटा हुआ था। सूरज, सूरज! राधा की आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर चौकीदार भी भागा भागा वहां आ गया। क्या हुआ बेटी? चाचा, देखिए ना, मेरे सूरज को क्या हुआ है। अरे बेटी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। चाचा, मेरी मदद कीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरा इसके सिवा और कोई नहीं है। उस चौकीदार ने राधा की मदद की और स्कूल के रिक्शे पर सूरज को लेकर सभी जल्दी से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर साहब, मेरा सूरज बहुत बीमार है, प्लीज उसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने सूरज को देखा और उसने कुछ दवाइयां लिखी। घबराओ नहीं, ये लो और बाहर काउंटर से जाकर ही दवाइयां लेकर आओ, तब तक मैं इलाज शुरू करता हूँ। राधा डॉक्टर की पर्ची लेकर भागकर दवा के काउंटर पर जाती है और दवाई वाला पर्चा देती है। ये रही आपकी दवाइयाँ, 2200 रुपए हुए। 2200 रुपए? लेकिन भैया, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, बस यही कुछ पैसे बचे हुए हैं। क्या आपके पास कोई गरीबी रेखा का कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड जैसा कुछ भी है?
जिससे मैं आपको ये दवाइयाँ दे सकूं। भैया, मेरी पहचान केवल मेरी गरीबी ही है। आप जो मांग रहे हैं वैसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जाइए, पैसे लेकर आइए। राधा बेचारी अकेली पड़ गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो एकदम से भागते हुए एक सुनार की दुकान पर जाती है और उस सुनार को वो चेन बेच देती है जो उसके पिता की एकमात्र आखिरी निशानी थी। पैसे मिलते ही वो वापस दवा के काउंटर पर जाती है और वहाँ से दवा लेने के बाद राधा डॉक्टर के पास जाती है। ये लीजिए डॉक्टर साहब, दवाइयाँ। आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आने में तुमने बहुत देर कर दी। क्या? नहीं, सूरज, तुम कहाँ चले गए मेरे भाई? राधा फूट फूट कर रोने लगी। अब तो उसके पास अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। वो अपने भाई के शरीर को लेकर उन सभी लोगों के दरवाजे पर मदद मांगने के लिए जाने लगी जिनके यहाँ वो काम किया करती थी। दीदी, मेरा भाई नहीं रहा। मुझ बदनसीब के पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसका अंतिम संस्कार ठीक से कर सकूं। मेरी मदद कीजिए दीदी, उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे चाहिए। एक और नया बहाना। हाँ, चली जाओ यहाँ से। बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे बहाने करने वाले। प्यार से दो चार बातें क्या कर ली, तुम तो सिर पर ही चढ़ जाते हो। नहीं दीदी, ऐसा मत कहो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देखो मेरा भाई सूरज, जो अब हमेशा के लिए अस्त हो गया। अरे, प्यार से समझाने पर तुझे समझ नहीं आता। चल निकल यहाँ से। इस तरह राधा अपने भाई के शरीर को लेकर इधर से उधर भटकते रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अंत में थक हार कर राधा एक मंदिर के पास पहुंचती है और उसने वहां पर बैठे भिखारियों से भीख मांगना शुरू कर दिया। भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके कफन के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। राधा की ये हालत देखकर सभी भिखारी भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि गरीबी क्या होती है ये उन्हें अच्छे से मालूम था। रो नहीं बहन, ये दुनिया बहुत मतलबी है। हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सभी भिखारियों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और सूरज का अंतिम संस्कार किया। इस तरह से मुसीबत पड़ने पर एक गरीब ने ही दूसरे गरीब की मदद की। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी हिंदी मॉरल स्टोरीज बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डिटेल्स देख सकते हैं।